आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है? तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांजिशन करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वापस जब वहाँ से नीचे आते हैं तो वो एमिट करते हैं रेडिएशन। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे शोज कलर जो विजिबल रीजन में होता है। नेक्स्ट आप देखो, इसमें Fe जो है वो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इसमें Fe सबसे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है और वाइडली यूज्ड होता है। अमॉन्ग्स ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट Fe सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब हम बात करें कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसके लिए मैंने पहले आपको डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ दिखा दिए हैं, जिसमें सबसे पहला सीरीज जो है जिसको फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कहते हैं वो कुछ इस तरह से है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिसको आप ऐसे याद रख सकते हो स्केटी, वेक्रोमे, फेकोनी, कोजी। सेकेंड है वाई, ये ट्रिबियम से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है लैंथेनम से स्टार्ट होता है। तो ऐसे आप टोटल देखो तो 10 इन ईच, तो टोटल हमारे पास 30 डी ब्लॉक एलिमेंट है। आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं, कुछ रिलेशंस है जो मैं आपको कराऊंगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखे तो कैसे होगा? n-1d। अभी n-1 क्यों लिखा? अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s है तो उससे पहले 3d होगा। अगर यहाँ 5s है तो यहाँ 4d होगा। अगर यहाँ 6s है तो यहाँ पे 5d होगा। इसलिए हमने लिखा n-1। अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो जनरली इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होते हैं 1 से। स्कैंडियम है तो D1, टाइटेनियम में D2, वेनेडियम में D3, इस तरह से होंगे। फिर क्रोमियम में D4 नहीं होता, क्रोमियम में हो जाता है D5। क्यों ऐसा? तो आप याद रखो, इसका एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21 है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आएंगे, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचता है वो आएगा D में, इसलिए 4s2 3d1, फिर आएगा 4s2 3d2, फिर 4s2 3d3। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो तो d ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, s में नहीं होता। तो ऐसे क्रोमियम में 4s2 3d4 होना चाहिए, बट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होती है। पार्शियली फिल्ड की कंपेयर में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में से 3d में आ जाता है। तो 3d5 4s1 ये होता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का। इसी तरह फिर मैंगनीज में 5, फिर D6, D7, D8, फिर कॉपर में D9 नहीं है, उसकी जगह है D10। मतलब एक इलेक्ट्रॉन 4s में से D में आ गया, सो 3d10 4s1 बन जाता है। रीज़न है d ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है जब वो फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको सब में दिखेगी। इसमें भी वैसा ही होगा, 4d10 5s1। इसमें क्या होगा? क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम है तो उसमें आएगा 4d5 5s1। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो ये जो एक्सेप्शंस है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स है, बट इसमें जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है वो नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसका रीज़न क्या है? उसमें पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, देखो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। तो अगर फुल फिल्ड है डी ऑर्बिटल, इसका मतलब उसमें ट्रांजिशन नहीं होगा, और ट्रांजिशन नहीं होगा उसका मतलब वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलता है कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, और रिएक्टिविटी भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलती है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस। तो जनरली अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो मैंने लिखा है इट डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट, बट लास्ट में वो ट्रेंड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। उसका रीज़न है इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो हर एक सीरीज में आप पहले लिखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट लास्ट में वो थोड़ा इंक्रीज होता है। सो ग्राफ भी अगर आप एटॉमिक रेडियस का ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज। तो सपोज ये फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट की।
अब सेकेंड और थर्ड सीरीज में क्या होता है वो देखो। जैसे ये अगर सेकेंड सीरीज है, ऐसे दिखाई मैंने, तो थर्ड सीरीज का एटॉमिक रेडियस बहुत नजदीक है। अब देखो फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज में गैप है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में गैप नहीं है, तो वेरी सिमिलर, देयर साइज आर वेरी सिमिलर। एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज, मतलब ये जो दो सीरीज है, ये दोनों सीरीज का एटॉमिक रेडियस थोड़ा सिमिलर है। उसका रीजन है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो शिल्डिंग है वो कम हो जाता है। पुअर शिल्डिंग की वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से ये जो थर्ड सीरीज है उसका रेडियस सेकेंड सीरीज जितना है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। एग्जाम्पल ले लो जिरकोनियम और हॉफनियम। तो जिरकोनियम 160 पिकोमीटर है, यहाँ पे है देखो ये, और हॉफनियम यहाँ पे है जो है 159। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हुआ, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया। तो याद रखो कभी पूछा कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियस सिमिलर क्यों है, तो उसका आप आंसर लिखोगे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, बट ये ट्रेंड इर्रेगुलर है। आप स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि स्कैंडियम के कंपेयर में टाइटेनियम ज्यादा है, टाइटेनियम के कंपेयर में वेनेडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते। बीच बीच में आप देखोगे तो वहां पे इर्रेगुलरिटी है। आपको वो लर्न करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट याद इतना रखो कि इर्रेगुलरिटी क्यों है। तो उसकी वजह है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, कहाँ से, यहाँ से जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो रिलेटिव एनर्जी जो है 4s और 3d की, इन केस ऑफ फर्स्ट सीरीज 4s और 3d, सेकेंड सीरीज है तो 5s एंड 4d, थर्ड सीरीज है तो 6s एंड 5d, उसके बीच में जो एनर्जी का रिलेशन है वो चेंज हो जाता है। एनर्जी रिलेशन विल चेंज, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से। तो उसकी वजह से आप यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड है वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं दिखा सकते। अब बात करते हैं आगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाए हैं, जैसे स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, फिर क्रोमियम में +2, +3, +4, +5, +6 सब होते हैं, बट स्टेबल कौन है, +3 एंड +6। उसी तरह मैंगनीज में +2 से लेकर +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, बट उसमें से स्टेबल है सिर्फ +2 एंड +7। आयरन में +2, +3। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाए हैं, जिसमें याद रखो कॉपर में +1 भी होता है, बट +1 के कंपेयर में +2 ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब देखते हैं कि OS और RU कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है। सिर्फ ये दो एलिमेंट्स फ्लोराइड और ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +8 भी पॉसिबल है। जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें +8 हाईएस्ट है। वो सिर्फ कौन बनाता है, तो ये दो एलिमेंट सिर्फ बना सकते हैं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक है निकल एंड आयरन। निकल और आयरन के लिए क्या लिखा है कि उसका कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनता है NiCO4 FeCO5, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का 0 है। निकल और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये कॉम्प्लेक्स में कैसा है, 0 है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, थोड़े और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो M+2 to M ये पहला रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि जो मेटल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, तो उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड मैंने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया है। सो आप देखिए वो इंक्रीजिंग है पहले, बट अगर ओवरऑल आप देखें तो नेगेटिव है। इसके जो रिडक्शन पोटेंशियल्स है वो नेगेटिव है, जिसमें मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल और जिंक बहुत ही कम है। आप रिलेटिवली देखो अगर तो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता था, लेकिन मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल और जिंक में वो सडनली डिक्रीज हुआ। और एक एक्सेप्शन आपको कॉपर का दिखेगा कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है,
बाकी सारे ट्रांजिशन मेटल्स नेगेटिव में है, बट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर एमसीक्यू बना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल इन M+2 to M, तो उसमें आप लिखोगे कॉपर, उसका पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। आगे देखते हैं कि कॉपर +2 मोर स्टेबल है, इसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन है कॉपर प्लस की कंपेयर में कॉपर +2 एक्वेस सॉल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर +1। जिंक के लिए ये सडन डिक्रीज जो हुआ, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इतना नेगेटिव है, उसका रीजन क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देखो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, आर्गन 3d10 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर 4s में से निकल गए तो d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, तो इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। तो Zn+2 बनना ज़्यादा इजी है। Zn+2 में से Zn फिर से रिडक्शन करना इतना इजी नहीं है, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। सेम ऐसा आप मैंगनीज में दिखा सकते हो। Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ D5 कन्फिग्रेशन है तो ज़्यादा स्टेबल है, तो उसका भी आप रिडक्शन नहीं कर सकते हो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए नेगेटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना उसका मतलब है उसका रिडक्शन नहीं करना है, उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा इजी है। सो M+2 to M इज नॉट इजी, M to M+2 इज इजी, मतलब ऑक्सीडेशन इजी है, रिडक्शन इजी नहीं है, ये मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल का। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल है सबका पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब ये सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है वो ज़्यादा स्टेबल है। आर यू गेटिंग इट? अब हम देखते हैं +3 to +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से स्टेबल है ज़्यादा या +2, तो उसके लिए मैंने कंपैरिजन दिखाया है स्कैंडियम का। स्कैंडियम +3 +2 दोनों बनते हैं, बट +3 ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न क्या है उसका? +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाता है नोबल गैस का, तो +3 इसलिए स्कैंडियम का स्टेबल है कि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करता है। नेक्स्ट है जिंक। तो जिंक में Zn+2 ज़्यादा स्टेबल है, उसका रीज़न क्या है? तो वो D10 कन्फिग्रेशन लाता है, इसलिए Zn+2 ज़्यादा स्टेबल है। इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के अगर आप कोशिश करो Zn+3 बनाने की तो वो कम स्टेबल है, Zn+2 इज मोर स्टेबल। तो +3 या +2 कौन सा ज़्यादा स्टेबल है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलेगा। अब अगर हम बात करें मैंगनीज और क्रोमियम की, तो इसमें मैंगनीज +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है Mn+3 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो D5 हो जाएगा, मतलब +2 ज़्यादा स्टेबल है +3 की कंपेयर में, तो इसलिए +3 से +2 हुआ तो उसने खुद का किया रिडक्शन, तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो D5 इज मोर स्टेबल, इसलिए Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Mn+3। बट अगर बात करें क्रोमियम की तो उसमें Cr+2 D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो Cr+3 बनता है, जो Cr+3 में T2G हाफ फिल्ड है, तो इसलिए Cr+3 ज़्यादा स्टेबल है Cr+2 की कंपेयर में, तो इसलिए वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो Cr+2 से Cr+3 बन गया। तो अब आपको ये याद रहना चाहिए कि +3 और +2 में से कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। अब आगे बात करें अगर, तो नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका ट्रेंड अगर आप देखो तो जनरली पहले वो ज़्यादा होता है, ट्रेंड अगर देखें तो इट राइज टू मैक्सिमम, मतलब ऐसे होगा, पहले वो मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, D5 तक पहुंचेगा, उसके बाद फॉल होना स्टार्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा होगा। बट इसमें एक्सेप्शन है मैंगनीज और TC टिटेनियम, ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इसका एक्सेप्शन है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है, उसका रीज़न क्या है? तो इसमें बहुत सारे D इलेक्ट्रॉन्स हैं, D ऑर्बिटल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है जिसके बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है, तो इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसके ज़्यादा है। और बात करें अगर इसके नेचर की, तो ये हार्ड है और कम वॉलेटाइल है। कुछ एक्सेप्शंस है
जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, जिसमें मर्क्यूरी तो लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो ये एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़े तो बाकी के जितने भी मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स, वो बहुत ही हार्ड है और कम वोलेटाइल है। तो ये आप याद रखिए। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड अगर आपको पूछे तो इरेगुलर ट्रेंड आप बोल सकते हो, क्योंकि पहले इंक्रीज हो रहा है D5 सिस्टम तक, D5 कॉन्फ़िगरेशन तक इंक्रीज होता है, फिर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, वैसे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। बट इन केस ऑफ मैंगनीज है ना, तो थोड़ा अलग होगा, वो आपको वो ग्राफ थोड़ा ऐसा मिलेगा। तो ये जो बीच में ये इतना डिक्रीज हुआ वो कौन है? मैंगनीज है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा इरेगुलरिटी मिलेगी। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो, बट अगर बात करो OS, ऑस्मियम, उसका डेंसिटी इरिडियम से थोड़ा कम है। कितना कम है? देखो, ऑस्मियम का डेंसिटी ये है 22.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका डेंसिटी, इरिडियम का डेंसिटी 22.61। तो बहुत ही कम डिफरेंस आपको दिखेगा। बट इरिडियम अब हो गया ट्रांजिशन मेटल का सबसे डेंसेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिएस्ट सब्सटेंस आपको पूछे अगर तो कौन है? इरिडियम। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही कम रिएक्टिव है, दे आर लेस रिएक्टिव। रीजन क्या है इसका? हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये कम रिएक्टिव है। और नोबल मेटल्स है, कुछ मेटल्स तो कैसे है इसमें? नोबल मेटल्स, एग्जाम्पल देखो, गोल्ड, प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, ये जो है वो ऑलमोस्ट इनर्ट है। तो आप बोल सकते हो डी ब्लॉक का ओवरऑल रिएक्टिविटी कम है। एक और बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसके दो रीजन है। पहला है स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। एक तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा और एटॉमिक साइज छोटा है, ये पहला रीजन है कि ये क्यों कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड और वैकेंट डी ऑर्बिटल। इससे क्या होगा कि ये जो मेटल है वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इसके पास पार्शियली फिल्ड या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है और एटॉमिक साइज छोटा है, इसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे। तो आयरन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट है और साइनाइड क्या है? लिगेंड्स है। तो साइनाइड इलेक्ट्रॉन्स आयरन को देगा, तो आयरन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉम्प्लेक्स बना सकता है, जिसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो इसके बाद का चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट में एक और प्रॉपर्टी है कलर प्रोड्यूस करने की, जिसका रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो ट्रांजिशन करते हैं, जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है, और ये डी ट्रांजिशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करें तो उसके इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, बट वहाँ पे उसका स्टेबिलिटी कम है, इसलिए वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं और तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसका जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में होता है, और उसीलिए ये सब्सटेंस कलर दिखाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। तो याद रखिए, कलर प्रोड्यूस करने का जो इसमें टेंडेंसी है उसका रीजन है डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और उसका डी ट्रांजिशन। मतलब यह है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं दिखाएंगे और उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कलर कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल है, ये रहा कॉपर। तो कॉपर के मैंने यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए हैं, तो उसके जो कलर बनते हैं वो दिए हैं। ये कलर डिपेंड किस पे करते हैं? क्या मेटल पे करते हैं? तो अगर सिर्फ मेटल पे करेंगे डिपेंड, तो सबके कलर अलग क्यों है? तो क्या उसके चार्ज पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेंगे? नहीं, तीनों पे करेंगे। कौन कौन सी चीजें? मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगैंड। सिर्फ मेटल या ऑक्सीडेशन स्टेट से पता नहीं चलेगा कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ कॉपर +2 है, यहाँ पे भी कॉपर +2 है, तो मेटल और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, फिर भी कलर डिफरेंट है। रीजन, लिगेंड्स डिफरेंट है। तो तीनों चीज पे डिपेंड करेगा कलर, मेटल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और जो लिगेंड उससे अटैच्ड है वो।
तो इससे कॉम्प्लेक्स का कलर डिसाइड होगा। जैसे कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स है तो वो पेल ब्लू कलर है, लेकिन अगर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है तो वो डार्क ब्लू है। और कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है तो उसका कलर है ब्लू। बट अगर ये वाटर रिमूव करो तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है कलरलेस। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स का कलर प्रोड्यूस होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेटल कौन सा है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, और कौन सा लिगेंड उससे अटैच्ड है। अब कुछ ऐसे भी आयंस है जो कलरलेस है, डी ब्लॉक एलिमेंट है फिर भी उसके आयंस कलरलेस है, जैसे स्कैंडियम। क्यों? +3 मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, कलरलेस। Ti+4 इसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इसमें भी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये भी कलरलेस। Zn+2 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d10 फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। हमने कहा था यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन Zn+2 में तो d ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें ट्रांजिशन नहीं होगा। तो इसलिए Zn+2 कंपाउंड भी कैसे होते हैं? कलरलेस। फॉर एग्जांपल जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, ये सारे कैसे हैं? कलरलेस कंपाउंड्स है। तो ये हुआ कलर के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिज्म जो आता है उसका रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी सब्सटेंस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिससे उसको मिलता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस को कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल दिया है मैंने मैंगनीज का, मैंगनीज +2 है, मतलब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पांचों अनपेयर्ड है, तो मैंगनीज जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। बट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की एग्जाम्पल देखें तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है इसमें। एग्जाम्पल देखो Zn+2, उसमें D10 कन्फिग्रेशन है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और एक है फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्या होता है कि जब कोई मेटल के डोमेन्स कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने से एक डायरेक्शन में हो जाए, उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैंने आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था। तो ऐसा एक सब्सटेंस है आयरन। आयरन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम हटा लेंगे तो भी मैग्नेटिज्म उसमें रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, अगर उसको मैग्नेट के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। अब ये जो मैग्नेटिज्म है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे पता चलता है कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा या कम मैग्नेटिक है, जिसका इक्वेशन है मैग्नेटिक मोमेंट को हम न्यू से दिखाएंगे। तो म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर रखना है n इंटू n+2, जहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप n इक्वल टू 5 रखोगे, ठीक है। और bm क्या है? बोहर मैग्नेटॉन, इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्रोमियम +3 मैंने लिखा जिसका एटॉमिक नंबर है 24। तो +3 का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से ले लो और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से ले लो। तो 3d में अब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे है? अनपेयर्ड। सो n इक्वल टू 3 लिखो, n इक्वल टू 3 लिखना है, क्यों 4 लिख दिया यहाँ पे। सो n इक्वल टू अगर 3 लिखेंगे तो आप यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे भी 3 + 2 कितना होगा? 5 5 3 जार 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, n इक्वल टू 3 है, ठीक है। मैंने Cr+3 लिया और कैलकुलेशन Cr+2 का कर दिया। सो Cr+3 है इसलिए n इक्वल टू 3 है, तो 3 + 2 5 5 3 जार 15, तो 15 का कितना आएगा आंसर? अब 3.89 या 3.9 समथिंग होता है, राउंडिंग कर दो इस तरह। सो 3.9 बोहर मैग्नेटॉन विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऐसे अगर कोई एमसीक्यू पूछ लिया तो रट्टा नहीं मारना है, कौन सा आयन कलरलेस है, कौन सा आयन कलरलेस नहीं है, या कौन से आयन मैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक या कौन फेरोमैग्नेटिक, ऐसा रट्टा नहीं मारना है। आपको ये पता चलना चाहिए कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन याद रखो। फिर जो भी एटम या आयन का पूछेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो गिनना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, वो आप यहाँ इक्वेशन में रखोगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट
कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट गुड कैटालिस्ट है। उसका रीजन क्या है? तो 3 रीजन है, जिसमें सबसे पहला है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, तो बहुत सारे कंपाउंड इसके बनते हैं जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है इसमें। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, वो रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है कॉम्प्लेक्स का वो डिक्रीज होगा, इसलिए इजीली प्रोडक्ट मिलेगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक नेचर है इसमें। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक कैटालिस्ट के लिए, कैटालिस्ट का काम क्या है? रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करना। तो रफ सरफेस होगी और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इजीली एब्जॉर्प्शन होगा। कैटालिस्ट पे रिएक्टेंट का एब्जॉर्प्शन इजीली होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की सरफेस रफ है मोस्टली और ज्यादा सरफेस एरिया है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एक्टिव साइट मिलेगी एब्जॉर्प्शन के लिए और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो ये है 3 रीजन जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिस्ट है। दे शोज कैटालिटिक बिहेवियर। कुछ एग्जांपल देखो, आयरन हेबर प्रोसेस में यूज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ एमोनिया। निकल यूज होता है हाइड्रोजनेशन में, जैसे अगर वेजिटेबल ऑयल में से घी बनाना है, मतलब अनसेचुरेशन को तोड़ना है, तो हाइड्रोजनेशन में निकल पाउडर्ड फॉर्म में यूज होता है। और प्लेटिनम यूज होता है ऑसवाल्ड प्रोसेस में। प्लेटिनम का रोड या हम शीट लेते हैं जिसको यूज करते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस में फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। कुछ दूसरे कैटालिस्ट है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये हम पॉलीमर में पढ़ेंगे कि प्लास्टिक बनाने के लिए हम ये कैटालिस्ट ऐड करते हैं, जिसको कहते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। इसका मिक्सचर है, उसको हम कहते हैं जिगलर नाटा। तो इसको आपको इसमें दिखेगा टाइटेनियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है लिंडलर्स कैटालिस्ट। पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में अगर हम रखते हैं तो ये लिंडलर्स कैटालिस्ट है, ये भी हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। नेक्स्ट है विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट ध्यान से देखना क्या है, ये क्या लिखा है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, PPH3 थ्राइस मतलब ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, जो 3 टाइम्स है रोडियम क्लोरीन के साथ। तो ये भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट का कैटालिस्ट है। नेक्स्ट है एडम्स कैटालिस्ट। प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ PTO, तो इसको कहते हैं एडम्स कैटालिस्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो डी ब्लॉक एलिमेंट एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं उसके। डी ब्लॉक एलिमेंट में और एक कैरेक्टरिस्टिक है एलॉय फॉर्मेशन का। डी ब्लॉक एलिमेंट एलॉय फॉर्म कर सकते हैं, उसका रीजन है उसकी सिमिलर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में डिफरेंस जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो एलॉय बना सकते हैं। और दूसरा रीज़न है यहाँ पे एक मेटल दूसरे मेटल को ईजिली रिप्लेस कर सकता है, तो इसकी वजह से ये एलॉयज बना सकते हैं। और इस तरह से जो एलॉयज बनते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। यही बेनिफिट है एलॉय फॉर्मेशन का। तो हम देखते हैं पहला एलॉय है स्टेनलेस स्टील, जो आयरन, क्रोमियम, निकल जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है और कार्बन के ट्रेसेस उसमें होते हैं। यूज़ कहाँ होगा इसका, तो कटलरी और मशीनरी पार्ट्स बनाने में हम स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं। सेकेंड है ब्रास, जो कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बनेगा और इसका यूज़ है यूटेंसिल्स बनाने में, कंडेंसर ट्यूब बनाने में। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन के मिक्सचर से बनता है ब्रॉन्ज, जो यूटेंसिल्स, स्टेच्यूज और कॉइन्स बनाने में यूज होता है। उसके बाद है गन मेटल, नाम से पता चलता होगा गन की प्रिपरेशन में, गन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, जिसमें कॉपर, टीन और जिंक, मतलब यहाँ पे जो हमने मेटल लिए वो सब इसमें लिख देने हैं, कॉपर, टीन और जिंक, तीनों से बनता है गन, जो गन मेटल जो गन और गियर्स की प्रोडक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट है बेल मेटल, यहाँ पे भी नाम से आपको पता चलता होगा, बेल और गोंग की प्रिपरेशन में हम इसको यूज करते हैं, जिसका जो कंपोजिशन है वो भी ब्रॉन्ज जैसा ही है, कॉपर और टीन से ये बनता है बेल मेटल। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नाम का कोई मेटल है ही नहीं। क्या है इसमें, कॉपर, जिंक और निकल, तो इससे बनता है जर्मन सिल्वर, जो कटलरी और रेजिस्टेंट वायर की प्रिपरेशन में यूज होता है। नेक्स्ट है ड्यूरालमिन, जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम
ये 4 मेटल मिक्स करते हैं तो इसका यूज़ कहाँ होगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन 70 to 75% कौन है? एल्यूमिनियम है। इसीलिए इसका यूज़ होता है एयरशिप्स में। अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो 95% तक एल्यूमिनियम ले लेते हैं। तो 95% एल्यूमिनियम है, 4% कॉपर है और बाकी के 1% में मैग्नीशियम और मैंगनीज मिक्स करके ये जो एलॉय बनता है वो एयरशिप्स की प्रोडक्शन में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। लास्ट है मिस मेटल। मिस मेटल में मेन कंस्टिट्यूएंट है सीरियम, उसके बाद है लेंथेनाइड मेटल्स, फिर आयरन और ट्रेसिस होते हैं कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के। तो इससे बनता है मिस मेटल, जिसका यूज होता है लाइटर फ्लिंट की प्रिपरेशन में। तो ये कुछ एलॉयज थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलॉयज है, जैसे मोनन मेटल है, एल्निको है। तो ये सारे एलॉयज है तो बहुत ज़्यादा हो जाते, इसलिए मैंने कुछ एलॉयज के एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। कहीं पे आप देखोगे तो साथ में पी ब्लॉक एलिमेंट भी यूज किया है। क्यों? उसका एटॉमिक साइज डी ब्लॉक से सिमिलर होगा, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए और लाइट बनाने के लिए एलॉय को हम पी ब्लॉक एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो ये एलॉय फॉर्मेशन था, उसका यूज और हमने एलॉय का कंपोजिशन देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट में से इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बन सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन जैसे नॉन मेटल्स जब डी ब्लॉक मेटल की इंटरस्टिशियल साइट्स में जगह बना लेते हैं तो बन जाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन, स्टील, इसमें ट्रेसेस होते हैं कार्बन के ट्रेसेस होते हैं स्टील में, और कास्ट आयरन में तो नेचुरली होते हैं, तो वो कहलाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो हम देखते हैं नेचर में जो आयरन ऑक्साइड मिलता है उसमें आयरन का जो प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन के कंपेयर में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, 1:1 होना चाहिए, लेकिन कितना है? 0.94:1। इसका रीजन क्या है अगर आपको पूछा तो आपको लिखना है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये Fe0.94O में दोनों Fe प्रेजेंट होते हैं, Fe+2 एंड Fe+3, जिसका कैलकुलेशन भी हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर में किया था कि इसका परसेंटेज कितना होता है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट है स्पिनल। अब स्पिनल क्या है? तो जिंक फेराइट एक स्पिनल स्ट्रक्चर है। अभी क्या होता है स्पिनल स्ट्रक्चर, वो भी सॉलिड स्टेट में हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो इसमें है वो FCC लैटिस बनाएगा। FCC लैटिस किससे बनेगा? ऑक्साइड आयन से। उसके बाद जो इसमें डाइवेलेंट आयन है Zn+2 वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, और जो ट्राइवेलेंट है Fe+3 वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन अगर इससे उल्टा ले लेते हैं इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर, जैसे Fe2O4, ये एक्चुअली Fe3O4 है। Fe3O4 को मैंने ऐसे लिखा है Fe2O4 क्योंकि इसमें एक Fe होता है +2 और 2 Fe होते हैं +3। तो ये Fe+2 जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें ऑक्यूपाई करता है, और Fe+3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। ऑक्सीजन तो FCC ही बनाएगा। तो आप देखो +3 जो था यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है स्पिनल में, लेकिन इनवर्स स्पिनल में क्या है? वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। डाइवेलेंट स्पिनल में टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इनवर्स स्पिनल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए इसका नाम इनवर्स स्पिनल रखा है। इससे उल्टा है इसका स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप लर्न करो। अब लास्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ यूज होते हैं? तो सबसे पहला देखो टाइटेनियम क्लोराइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, दे आर यूज्ड एज स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन में वो यूज होते हैं। और इसका दूसरा यूज है वाइट पिगमेंट पेंट्स बनाने में। TiO2 इज यूज्ड टू प्रिपेयर वाइट पिगमेंट पेंट। नेक्स्ट है टेंटेलम, नाम याद रखना टेंटेलम, उसका यूज होता है सर्जिकल वैनल्स और एनालिटिकल वेट्स की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का यूज अभी हमने देखा स्टेनलेस स्टील की प्रिपरेशन में हम क्रोमियम को यूज कर सकते हैं, और क्रोम प्लेटिंग में भी यूज करते हैं। मोलिब्डेनम का स्पेशल यूज है एक्सरे ट्यूब्स की प्रिपरेशन में, तो उसमें मोलिब्डेनम यूज होगा। कैडमियम यूज होता है जॉइंट्स में,
हमारे जॉइंट्स नहीं, ज्वेलरी के जॉइंट्स की प्रिपरेशन में कैडमियम यूज होता है। फिर प्लेटिनम यूज होता है एज अ कैटालिस्ट, हमने देखा था। और दूसरा है इलेक्ट्रोड्स की प्रिपरेशन में प्लेटिनम यूज होता है। नेक्स्ट है सीरियम। तो एज अ स्कैवेंजर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इन मैनी मेटल्स इट इज यूज्ड। सीरियम इज यूज्ड एज अ स्कैवेंजर, मतलब वो ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेता है बहुत सारे मिनरल्स में। तो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने के लिए हम ले सकते हैं क्रोमियम का और जो है क्रोमाइट, वो है आयरन ऑक्साइड इंटू क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये क्रोमाइट और है जिसका सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमें मिलता है पहले सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 जिसका येलो कलर है। और अगर उसमें हम एसिड ऐड करें, मतलब उसको एसिडिक कंडीशन देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में, जिसको जो कलर है उसका ऑरेंज। तो आप देखो सोडियम क्रोमेट येलो कलर का है, वो बेसिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम देंगे तो वो हो जाएगा ऑरेंज कलर्ड। तो इसीलिए इसका यूज भी हम इंडिकेटर में करते हैं। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन KCl के साथ करेंगे तो सोडियम डिस्प्लेस हो जाएगा पोटेशियम से, तो हमें मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ऐसे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने का। क्रोमाइट और में से मिलेगा पहले सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट में हम एसिड ऐड करेंगे तो मिलेगा सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन होगा KCl के साथ तो मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरह से हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है जो भी ऑरेंज कलर का है। अगर बेसिक मीडियम होगा तो उसका कलर हो जाएगा येलो। अब देखते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी देखो, एसिडिक कंडीशन में वो आयोडाइड का कर देता है ऑक्सीडेशन, I2 मिल जाता है। उसी तरह वो H2S के साथ रिएक्ट करे तो उसमें भी सल्फाइड का कर देता है ऑक्सीडेशन। और अगर वो रिएक्ट करे SN+2 के साथ, एसिडिक मीडियम है, सब में ध्यान रखना, मतलब जो डाइक्रोमेट है वो हम एसिडिक मीडियम में ही यूज करेंगे, तो SN+2 का कर देता है ऑक्सीडेशन। सो यू कैन से दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना है आपको, वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिडिक मीडियम में हम उसको यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट उसका प्रॉपर्टी जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था, अगर बेसिक मीडियम है तो वो क्रोमेट आयन होगा, ऐसे फॉर्म में होगा जो येलो कलर्ड है, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखो आप sp3 होगा। बट अगर एसिडिक मीडियम होता है, pH <7 है, तो उसका कलर होगा ऑरेंज, और वहां पे भी आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 ही होगा। बट अब वो क्रोमेट है, मतलब Cr2O7-2 आयन है। सो याद रखिए बेसिक मीडियम में क्रोमेट बनता है, एसिडिक मीडियम दोगे तो डाइक्रोमेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे देखा इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो आयोडाइड, सल्फाइड, स्टेनस सबका ऑक्सीडेशन कर सकता है एसिडिक मीडियम में। सेकेंड यूज है एज अ मोल्डेंट डाई, देन लेदर इंडस्ट्री एंड इन फोटोग्राफी फॉर हार्डनिंग द फिल्म। और थर्ड यूज है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में, और लास्ट यूज है क्लीनिंग ग्लासवेयर्स में। एक और यूज आप ये लिख सकते हो, मैं जो आपको बोला था कि टाइट्रेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 जिसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसका प्रिपरेशन हम उसकी और में से कर सकते हैं पायरोल्यूसाइट। तो पायरोल्यूसाइट यानी MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो उसके साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है पायरोल्यूसाइट का तो मिलता है K2MnO4 जिसको पोटेशियम मैंगनेट कहते हैं। परमैंगनेट नहीं है ये पोटेशियम मैंगनेट है जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। इसका रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो एसिडिक मीडियम में मैंगनेट कन्वर्ट हो जाता है परमैंगनेट में। तो इस तरह पोटेशियम मैंगनेट में से पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है जब एसिडिक मीडियम है। अगर मीडियम बेसिक होगा तो वापस बन जाएगा K2MnO4। सो याद रखिए ये बेसिक मीडियम में होगा पोटेशियम मैंगनेट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, और एसिडिक मीडियम में हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का सॉल्यूशन, जिसको डाइल्यूट करते जाओगे तो आपको डार्क पिंक कलर भी अपीयर होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में याद रखो पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर Mn का है +7 जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसीलिए यह +7 से +5 या +2 में कन्वर्ट होता है, +4 में कन्वर्ट होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
उसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो एसिडिक मीडियम में MnO4 - 1 जिसमें Mn+7 है, तो ये Mn+7 से Mn+2 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, मतलब वो किसी का ऑक्सीडेशन करेगा, जिसके एग्जाम्पल मैंने नीचे दिखाए हैं। एसिडिक मीडियम में वो ऑक्जेलेट को CO2 में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ देखो 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्जेलेट का। Fe+2 का ऑक्सीडेशन होता है तो Fe+3 मिलता है। NO2- का ऑक्सीडेशन होता है तो NO3- मिलेगा। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो आयोडीन मिलेगा। तो इस तरह से ये एसिडिक मीडियम में K2MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके प्रूफ है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक मीडियम है तो क्या होगा। तो अगर बेसिक मीडियम है तो MnO4- जिसमें Mn+7 है वो Mn+4 में कन्वर्ट होगा। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। बेसिक मीडियम है ये, मतलब अल्कलाइन मीडियम है तो Mn+7 से Mn+4 बना, N=3 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो I-1 कन्वर्ट हुआ आयोडेट में, तो यहाँ पे -1 से +5 हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब यहाँ पे भी बेसिक मीडियम में भी MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट देखो H2O3-2, यहाँ से SO4 बना तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। सो याद रखिए एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम में KMnO4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात करें नेक्स्ट एक्वियस KMnO4 अगर लेते हैं और वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो KOH रिलीज होगा KMnO4 में से, अमोनिया में से बनेगा नाइट्रोजन और KMnO4 कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। तो ये रिएक्शन भी आप याद रखो। अब देखो जो मैंने कहा था कि आपको मैंगनेट जो है पर्पल कलर ग्रीन कलर का होता है और पर मैंगनेट कैसा है, पर्पल कलर का। सो वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये है KMnO4 -1 लिखा है, मतलब यहाँ पे एक पोटेशियम होता है और यहाँ -2 है, मतलब 2 पोटेशियम है। तो ये K2MnO4 का कॉम्प्लेक्स दिखाया है, ये KMnO4 का मैंने कॉम्प्लेक्स आयन लिखा है। तो ये पर मैंगनेट है जो पर्पल कलर का है और ये मैंगनेट है जो ग्रीन कलर का है। आप यहाँ पे से लिख सकते हो, अगर pH <7 है तो ये मिलेगा और अगर pH <7 है तो ये मिलेगा। अब यूजेस देख लो। यूजेस में सबसे पहला है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। अगर क्लोरीन प्रिपेयर करना है तो हम KMnO4 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया जर्म्स उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये डिसइंफेक्टेंट है। नेक्स्ट है एज अ बेयर रिएजेंट। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे कि डाइल्यूट KMnO4 एज अ बेयर्स रिएजेंट यूज होता है टू चेक अनसेचुरेशन, मतलब अनसेचुरेशन है या नहीं, और है तो उसको रिमूव करने के लिए हम बेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे F ब्लॉक एलिमेंट, जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। उसका रीजन है वो D ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं वो ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, बट वहां पे हम इतने सारे एलिमेंट्स को तो एक साथ नहीं रख सकते, इसीलिए ये दोनों सीरीज को हम पीरियोडिक टेबल में नीचे अलग से दिखाते हैं, जिसे कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। इसमें 2 सीरीज है। जो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है उसको कहते हैं 4f सीरीज, क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है 4f ऑर्बिटल में, और सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज को हम कहते हैं 5f सीरीज, क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है 5f ऑर्बिटल में। तो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, देखो ये सारे लेंथेनॉइड्स है। जो 4f सीरीज है, मतलब 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, उसको हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स, क्योंकि वो लेंथेनाइड से स्टार्ट होता है। और इसी तरह एक्टिनॉइड्स है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिट में एंटर होता है। तो अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें किस तरह से हम फिल करेंगे। तो अगर हम बात करें लेंथेनॉइड्स की, तो लास्ट नोबल गैस जो है वो है जेनॉन, और जेनॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे 6s में। तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पे आएगा, वो 5d में आ सकता है या 4f में आ सकता है। उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एलिमेंट है तो ये d ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होता है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में नहीं है, तो ये एक्सेप्शन हुआ। बाद में है सीरियम, देखो
तो उसमें 6s2 मतलब पहले 6s में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे क्योंकि उसका एनर्जी कम है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं 5d में और फिर इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं 4f में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियम का है। उसके बाद आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स 5d में एंटर नहीं हो रहे, 4f1 5d1, उसके बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो थर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 4f में आता है। मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन 5d में एंटर नहीं हुआ। डायरेक्टली कब एंटर होना स्टार्ट होगा तो गैडोलिनियम में, वहां पे 4f8 होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 5d में एंटर हुआ। क्यों? 4f7 ज्यादा स्टेबल है। उसी तरह जो लास्ट ल्यूटेशियम है उसमें भी आप देखो 4f14 होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर हुआ, 5d1 में। तो इलेक्ट्रॉन एक यहां पे है, एक यहां पे है, इसीलिए हमने देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 5d 0 और 1। यहां पे क्या लिखा, 5d या तो 0 होगा, देखो इसमें नहीं है 5d में इलेक्ट्रॉन, यहां पे है नहीं है, और यहां पे है कितना है, 1 है। तो 5d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 6s में कंपलसरी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 6s में एंटर होते हैं, और 4f में मिनिमम 0, जैसे ये इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है 4f में, और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ लैंथेनॉइड्स का। उसी तरह एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो यहाँ पे 7s2 एज इट इज है, 5f 0 to 14 है, बट देखो 6d में देखो अभी 0 और 1 नहीं है, 0 1 और 2 है, मतलब 0 to 2 हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, थोरियम जो एलिमेंट है उसमें 6d 1 है, ओके, f में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो f 0 हुआ, 5f 0। नेक्स्ट लेते हैं, उसमें एग्जांपल है 5f2 6d1, तो यहाँ पे 6d 0 to 1 में लिखा है तो उसमें 1 आ गया। और एक एग्जांपल देखते हैं जो यहाँ पे अभी नहीं लिखा, मैं भूल गया लिखना। एक ऐसा भी एग्जांपल आता है जिसमें आप देख लो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा 6d2 भी आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5f 0 to 14, 6d 0 to 2 और 7s 2, ये होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देना भूल गया, 6d2 वाला भी एक एग्जांपल होगा। आप कोई रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक को एक बार फॉलो करो, एक बार देख लो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। याद क्या रखना है कि 5f7 5f14 ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक एंटर होता है वो 6d1 में होगा, 5f8 नहीं होगा। 5f7 ज्यादा स्टेबल है इसलिए 6d में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो ऐसा नहीं होगा 6d2, वो हो जाएगा 4f9, डायरेक्टली क्या हो जाएगा 4f9। तो ये आप एक देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही केमिकल रिएक्शन पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता चलेगा। जैसे आप देखो लैंथेनॉइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। उसका रीजन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 6s में चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन 5d में से चला जाएगा तो +3 हो गया। इसी तरह 2 and 1 3, 2 और 4f में से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इस तरह 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। सो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके +3 जो बनेगा वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट कुछ दूसरे भी एक्सेप्शन है, या आप ऐसा बोलो कि कुछ दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं जो स्टेबल है। जैसे ये U+2 क्यों स्टेबल है, इसमें ध्यान देना आप, मैंने यहाँ पे दिखा, ये रहा, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 4f7 हो जाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। उसी तरह देखो सीरियम में 4 है तो वो कहां पे है आपको दिखेगा, ये रहा फर्स्ट, तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो C+4 में 4f0 हो गया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 6s2 4f2 ऐसा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन 4 निकाल दिया हमने, तो 4f0 हुआ। तो या तो हाफ फील्ड है तो फुल स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, या तो फुल फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, या तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो +2 +4 में भी ज्यादा स्टेबल है। अदरवाइज जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स का है वो +3 है। और कुछ एक्सेप्शंस देखो, एक्वस सॉल्यूशन अगर Ce+4 का है ये, तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसका रीजन क्या है, वो Ce+4 से Ce+2 में कन्वर्ट होने की ट्राई करेगा। नेक्स्ट है Eu+2, मतलब यूरेपियम एंड यट्रिबियम +2, दे कैन एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, वो U+2 या Yb+ यट्रिबियम +2 से +4 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, तो +2 में से +4 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे तो वो हो गए गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
क्योंकि उसने खुद का ऑक्सीडेशन किया तो दूसरे का क्या करेंगे वो रिडक्शन। तो ये था लैंथेनॉइड के बारे में। अब देखते हैं एक्टिनॉइड के बारे में। तो यहाँ पे भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको दिखेगा वो +4 है। वो कहां से दिखेगा? एक्टिनियम से स्टार्ट करके आप देख सकते हो बर्केलियम तक, यहां तक आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलेगा। और दूसरे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इसमें आपको मल्टीपल वैलेंसीज दिखेंगे। वैसे बहुत सारे एलिमेंट में है, एक्टिनॉइड में मल्टीपल वैलेंसी है जैसा हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में देखा था, और वो +7 तक जा सकता है। रीजन क्या है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज कर सकता है, तो उसकी वजह से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमें ये देखना होता है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो अब देखो ऑल लैंथेनॉइड्स आर पैरामैग्नेटिक, जितने भी लैंथेनॉइड्स है सब पैरामैग्नेटिक है, बट एक्सेप्शंस है उसमें La+3, Lu+3, Ce+4 ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल। आप क्या करोगे? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है और +3 और इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन देखना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। और कैसे गिनेंगे हम मैग्नेटिक मोमेंट? तो उसका इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन में जो S है उसका मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर, और जो L लिखा है उसका नंबर है और मतलब है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये दोनों आप जानते हो, क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था 2nd चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। अब एक्टिनॉइड की बात करें तो दे आर हार्ड टू इंटरप्रेट बिकॉज ऑफ लार्ज स्पिन कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होता है, इसकी वजह से हम एक्टिनॉइड्स का मैग्नेटिक मोमेंट इजीली फाइंड नहीं कर सकते, और अगर फाइंड करते भी है तो उसका जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो थियोरेटिकल वैल्यू से कम होता है। प्रैक्टिकल वैल्यूज आर स्मॉलर देन दी थियोरेटिकल वैल्यूज। मतलब थियोरेटिकली अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, प्रैक्टिकली उसका वैल्यू थोड़ा कम मिलेगा। इसके बाद देखते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें डी ब्लॉक में भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पे हम ये लिखते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन 4f में और 5f में एंटर होता है, इलेक्ट्रॉन 4f में और 5f में जो एंटर होता है उसमें सिल्डिंग बहुत कम होता है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। बिग साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो वो ज्यादा सिल्डिंग नहीं कर सकते, तो पुअर सिल्डिंग की वजह से अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा होगा और उसकी वजह से इसका साइज डिक्रीज होता है। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है ड्यू टू पुअर सिल्डिंग। 4f और 5f का पुअर सिल्डिंग हो, 4f की वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, 5f के पुअर सिल्डिंग से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। और लास्ट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। मैंने तीनों एक साथ लिख दिया है क्योंकि ये तीनों के वैल्यूज हाई है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बहुत हाई है, और अगर कंपेयर करें लैंथेनॉइड की कंपेयर में एक्टिनॉइड का डेंसिटी और ज्यादा है। बट आप कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इरेगुलरिटी है इसके ट्रेंड में। तो यहां से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको पूछेंगे, क्योंकि ट्रेंड है तो क्वेश्चन बनेगा। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जिससे आपको रिएक्टिविटी पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है। जितने भी लैंथेनॉइड है, यहाँ पे Ln का मतलब है लैंथेनॉइड, तो आप यहाँ पे कोई भी एक लैंथेनॉइड लिख सकते हो और उसका रिएक्टिविटी आप दिखा सकते हो। जैसे हम मेटल की रिएक्शन में कैसे M लिखते हैं, वैसे मेटल की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है लैंथेनॉइड। तो लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। तो यहाँ पे जो भी आप कंपाउंड बनाओगे उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है +3। जैसे ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो लैंथेनॉइड का ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे कोई भी एक लैंथेनॉइड लिखोगे आप Ln की जगह पे और उसका ऑक्साइड बनेगा, जिसमें लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, तो बनेगा Ln2O3। इसी तरह सल्फर के साथ हीट करोगे तो लैंथेनॉइड का सल्फाइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ हीट करने से नाइट्राइड बनेगा, कार्बन के साथ हीटिंग करोगे तो कार्बाइड बनेगा, वाटर के साथ अगर हीट करोगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हेलोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो हेलाइड बनेगा, और लास्ट में अगर उसको एसिड में ऐड करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये सिंपल रिएक्शंस है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, चार्ज ट्रांसफर करके कंपाउंड बनेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बोला +3, सल्फर का होता है सल्फाइड फॉर्म में -2, तो आप -2 यहाँ लिख दो 2,
और यहाँ +3 था वो 3 यहाँ लिख दो, तो Ln2H3 बन गया कंपाउंड। तो प्रोडक्ट आपको रट्टा नहीं मारना है, इतना सिंपल है। आपको लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है +3, क्योंकि इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +3। तो जो भी कंपाउंड बनते हैं ऑक्साइड, हैलाइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, हाइड्रोक्साइड, सब में आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे +3। अब बात करते हैं अगर नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी की, तो जितने भी लैंथेनॉइड है वो सारे नॉन रेडियो एक्टिव है। एक भी लैंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं है, एक्सेप्शन है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी एक भी लैंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं है। और एक्टिनॉइड में सारे रेडियो एक्टिव है, ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। अब हम देखिए अगर बेसिक नेचर, तो लैंथेनॉइड्स आर लेस बेसिक, एक्टिनॉइड्स आर मोर बेसिक। तो मैंने कंपैरिजन यहां दिखाया है, एक्टिनॉइड्स ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें तो वो है कलर। तो कलर्स की अगर बात करें तो लैंथेनॉइड के मोस्ट ऑफ द आयंस कैसे है? कलरलेस है। और एक्टिनॉइड के मोस्ट ऑफ द आयंस कैसे है? कलर्ड है। तो याद रखना है लैंथेनॉइड के ज्यादातर आयंस कलरलेस है, एक्टिनॉइड के ज्यादातर आयंस कैसे है? कलर्ड है। तो ये कंपैरिजन मैंने किया है रेडियो एक्टिविटी का, बेसिक नेचर, फिर कलर का। अब देखते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एलॉयज फॉर्मेशन। लैंथेनॉइड के 95% प्रोपोर्शन से मिक्स मेटल बनता है, जिसमें लैंथेनॉइड मेटल्स 95% होते हैं, 5% Fe होता है और ट्रेसिस होते हैं सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इससे बनता है मिक्स मेटल, जो कहाँ यूज होता है? देखो, इट इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय, मतलब ऐसी एलॉय जिसमें मैग्नीशियम के साथ हम मिक्स मेटल ऐड करेंगे, तो उसका यूज होगा बुलेट्स, सेल और लाइटर फ्लिंट की प्रिपरेशन में। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में हम ये मिक्स मेटल को यूज कर सकते हैं। और अगर 3% मिक्स मेटल को मैग्नीशियम में ऐड करते हैं तो वो जेट इंजन पार्ट्स बनाने में यूज होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। 3% मिक्स मेटल ऐड करने से मैग्नीशियम का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से उसको हम जेट इंजन पार्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखो सीरियम सॉल्ट्स, तो उसका यूज होता है कॉटन को डाई करने में। So it is used in dyeing of cotton and they are also used as catalyst। और भी दूसरे लैंथेनॉइड्स है जो कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं, उसके ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं। थोरियम की बात करें तो वो यूज होता है एटॉमिक रिएक्टर में, उसके फाइन रॉड बनते हैं जो एटॉमिक रिएक्टर में यूज होते हैं। उसी तरह यूरेनियम भी यूज होता है एटॉमिक रिएक्टर में टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, और सेम यूज है प्लूटोनियम का, लेकिन वो यूज होता है एटॉमिक बॉम्ब में, वहां पे भी होता है फिशन रिएक्शन। यूरेनियम का जो यूज है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का, उसमें भी यूरेनियम का फिशन होता है जब हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तब। तो याद रखिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसी तरह से उसका यूज है। थोरियम का एक और यूज है, वो यूज होता है मेडिसिन बनाने में, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर के जितनी भी इंपॉर्टेंट थियोरीज है वो सारी थियोरीज करवा दी है। अब आपको करना है क्या? डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट रखा है, डाउनलोड कीजिए और वो वर्कशीट का प्रैक्टिस कीजिए।